Hello guys, how are you doing? My name is Fatima and you are watching Learn It Is at English. So guys, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का यह डे 6 है जिसमें आप 11 ग्रामर टिप्स सीखने वाले हैं और ये टिप्स आपके लिए बेहद काम आने वाली हैं। फिर चाहे आप ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहे हैं या अमेरिकन इंग्लिश सीख रहे हैं, ये टिप्स आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, इसलिए वीडियो का एक सेकंड भी वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। इसलिए प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये 11 ग्रामर टिप्स। टिप नंबर 1 यहाँ पे लिखी है, चलिए पढ़ते क्या लिखी है। अ नंबर स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, फिर चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी आए। यानी कि आप किसी का नाम लोगे तो वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, फिर चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी आए। यानी कि वो सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के पहले आए या फिर सेंटेंस के एंड में आए। अगर आप किसी का नाम यूज कर रहे हो तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। राम इज हियर। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, यह सेंटेंस में राम एक नाम है तो राम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही आएगा। इज राम देयर। अब ये राम जो नाम है वो सेंटेंस के बीच में आया तो भी राम का जो आर है यानी कि फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही आया। और इज डेट राम, क्या वो राम है, तो यहाँ पे राम जो है वो सेंटेंस के एंड में आया लेकिन फिर भी उसका जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल ही आया। तो इससे आपको ये सीखने मिला कि आप किसी का नाम ले रहे हैं तो वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा, फिर चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, एंड में आए या स्टार्टिंग में आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। टिप नंबर 2 पे, टिप नंबर 2 इज आई, यानी कि मैं। सेंटेंस में कहीं पर भी आए वह भी कैपिटल में ही लिखा जाएगा। जैसे कि कोई नाम भी कैपिटल में ही लिखा जाएगा, वैसे कि आई यानी कि मैं जो है वो भी हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल लिखेंगे अच्छे से समझ आएगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे देखिए आई हमेशा कैपिटल है। एक और एग्जाम्पल, वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो आई इसमें भी कैपिटल ही आया। और एक और एग्जाम्पल है, यू एंड आई विल गो, तुम और मैं जाएंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस के बीच में आया आई, फिर भी वो कैपिटल ही आया। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं टिप नंबर 3। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी और अंत में फुल स्टॉप या फिर पीरियड या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होगा या होता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होगा और उसका जो एंडिंग होगी, उसका जो अंत होगा वो या तो फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप को हम पीरियड भी कहते हैं इंग्लिश में, फुल स्टॉप से होगा या फिर क्वेश्चन मार्क से होगा, क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होता है। एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सिखाती हूँ, तो इसमें सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई और सेंटेंस की एंड फुल स्टॉप से हुई। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो यहाँ पे भी देखिए इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई और इसकी एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आया। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे आपको और से समझ में आएगा। व्हाट अ ग्रेट आइडिया, क्या जबरदस्त आइडिया है, तो इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई और इसकी एंडिंग भी एक्सक्लेमेशन मार्क से हुई। ठीक है, अब रूल नंबर 4 जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। The structure of a basic positive sentence is subject plus verb plus object। यानी कि जो बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी वो कैसे जो बनता है, लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो, वर्ब यानी जो काम हो रहा है वो, और ऑब्जेक्ट का मतलब जो एंडिंग में जो सेंटेंस बच जाता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यू लर्न इंग्लिश, इसमें
यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, मैं लिख ही देती हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी ऐसे। यू आपका सब्जेक्ट है। लर्न, लर्न हमारा वर्ब है और इंग्लिश यानी कि जो ऑब्जेक्ट बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट हुआ यू यानी कि तुम, लर्न यानी कि वर्ब, तुम सीखते हो अंग्रेजी, तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो ये हो गई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल है, आई लाइक ऑरेंजेस। आई सब्जेक्ट हुआ, लाइक वर्ब हुआ, ऑरेंजेस ऑब्जेक्ट हुआ, आई लाइक ऑरेंजेस। वन मोर एग्जांपल, मीरा goes to school. Mira is subject, goes is verb, and to school is object. Okay, so now let's move on to B part of this tip. The structure, ये तो हुई पॉजिटिव की बात। अब नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, तो क्या उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं होता कि खाली नॉट ही लग जाता है, यू नॉट लर्न इंग्लिश, ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐड हो जाता है, वो हम देखते हैं आगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक नेगेटिव सेंटेंसेस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो इसी की तरह रहे, लेकिन बीच में हेल्पिंग वर्ब और नॉट ऐड हो गए, बीच में हेल्पिंग वर्ब और नॉट ऐड हो गए। सो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा नॉट वाले सेंटेंसेस में भी, सबसे पहले इसमें भी नॉट ही आएगा, सॉरी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है आपका डू या फिर डज, डू या फिर डज आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सो यू डू। उसके बाद आया नॉट, फिर वर्ब यानी कि लर्न, और ऑब्जेक्ट आया इंग्लिश। अब मैं अगर आपको इसको लिख के बताऊं तो यू है हमारा सब्जेक्ट, यू है हमारा सब्जेक्ट, पेन तो क्या होगा, यू है हमारा सब्जेक्ट, डू है हमारा हेल्पिंग वर्ब, डू है हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट है जो नॉट है था वो, जो नॉट यहाँ पे लिखा वही नॉट यहाँ पे लिखा है, लर्न, लर्न इज हमारा वर्ब, और इंग्लिश है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर्म लिखी थी उसी के हिसाब से सेंटेंस लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल है, मीरा डज नॉट गो टू स्कूल। मीरा सब्जेक्ट है, उसके बाद डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर गो यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। मीरा डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ और टिप्स देखनी है, अभी हमें और सारी टिप्स देखनी है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम कुछ और टिप्स लेके आते हैं और सीखते हैं कुछ और नया। तो गाइस, हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करी, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ली, अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसकी भी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है ना, आप किसी को से पूछते हो क्या तुम यह कर रहे हो, तुम यह क्यों कर रहे हो, यही होते हैं ना क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हाट, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ है तो इसमें सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, ना कि क्वेश्चन वर्ड से होगी। अगर आपको सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं पूछा है, क्यों, क्या, कब, कैसे, अगर सेंटेंस में सब नहीं पूछा है तो शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, ना कि क्वेश्चन वर्ड से। और अगर आपको क्वेश्चन वर्ड भी पूछा है तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे पहले, यानी कि वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू या फिर डज, फिर आता है सब्जेक्ट विच इज यू, फिर आता है मेन वर्ब यानी कि लर्न, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट जो भी है इंग्लिश। सो व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक सेंटेंस। वन मोर एग्जांपल जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगी है, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा है, डू यू
लर्न इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? तो देखा आपने इस वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा। इसकी शुरुआत सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब से ही हुई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इसी बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की ओर। टिप नंबर 5 इज हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, यानी कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा। सेंटेंस देखिए, कुछ एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। राम लर्न्स इंग्लिश, ये होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये होता है आपका सब्जेक्ट, ये होता है आपका वर्ब और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इसमें से ऑब्जेक्ट को हटा दो, कट कर दो, तो सेंटेंस बनेगा राम लर्न्स, राम लर्न्स, राम सीखता है। इसमें ऑब्जेक्ट के हटा देने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेंटेंस अभी भी कंप्लीट है। राम लर्न्स, राम सीखता है। इसलिए हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ यू बन जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, इन सारों को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ सब्जेक्ट की जगह यू बन जाता है। सपोज मान लीजिए कि आपसे कोई कहता है जाओ, गो, तो उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया इंग्लिश ये वर्ड में कि जाओ, लेकिन वो स्पेसिफिकली आपको ही बोल रहे हैं, तो वहां पे आएगा यू गो, हाँ तुम ही जाओ। एक और है से, मतलब बोलो, कहो, तो वो आपका स्पेसिफिकली नाम कह के नहीं बोल रहे, पर वो आपको ही बोल रहे हैं कि तुम बोलो या फिर तुम कहो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं टिप नंबर 6 इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल का भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही होगा, एक वचन, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब आएगी। बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए, राम वर्क्स इन अ कंपनी, राम एक ही बंदा है, एक ही इंसान है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आई। वर्क्स इन अ कंपनी, राम एक कंपनी में काम करता है। ये तो है सिंगुलर की बात। अब करते हैं प्लूरल की बात। राम एंड रोहन वर्क इन अ कंपनी। अब आपने देखा कि यहाँ पे सिंगुलर था तो एस लगा, वर्ब के साथ एस लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्लूरल आया, प्लूरल दो जन हो गए, दो लोग हो गए, तो वर्ब के साथ एस नहीं आया। प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आएगा। तो राम एंड रोहन वर्क इन अ कंपनी, राम और रोहन एक ही कंपनी में काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त है। वे यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, यानी कि कुछ एक से ज्यादा लोग हैं, यानी कि बहुवचन की बात हो रही है। दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। यहाँ पे हमारी टिप नंबर 6 की बात। अब बढ़ते हम लोग टिप नंबर 7 की तरफ। हाँ, टिप नंबर 7 इज जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों यूज अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, अब बात करते हैं राम और रोहन की। राम और रोहन सिंगुलर थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा यूज हुआ, राम और रोहन लिव्स इन दिल्ली। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट राम, एक राम सिंगुलर है और एक रोहन भी सिंगुलर है, तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों यूज अ सिंगुलर वर्ब, तब हमको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। राम और रोहन लिव्स इन दिल्ली, राम और रोहन दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल का राम और रोहन अलग अलग थे, या तो राम या तो रोहन, बीच में और आ गया, उन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब वो प्लूरल नहीं रहे, या तो यहाँ पे राम की बात हो रही है या फिर रोहन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर के वर्ब के साथ एस या एस हुआ, ऐड हुआ। राम एंड रोहन
lives in Delhi. Similarly, आइदर के साथ भी ऐसा ही होता है और नाइदर के साथ भी ऐसा ही होता है. आइदर राम और रोहन lives in Delhi या फिर नाइदर राम और रोहन lives in Delhi. यह थी हमारी टिप नंबर 7. आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब मैं बढ़ती हूँ टिप नंबर 8 की तरफ. टिप नंबर 8 पे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, और बोनस टिप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे मिस्टेक कर देते हैं. चलिए अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 8 की तरफ. टिप नंबर 8 सेज इट्स एंड इट्स बोथ आर डिफरेंट. आप देखिए, इट्स टी के बाद एपोस्ट्रोफी लगाए एंड यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाए. इट्स एंड इट्स बोलने में तो सेम ही लगते हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों के मीनिंग भी अलग है. इसलिए यहाँ पे लिखा है बोथ आर डिफरेंट. यह दोनों अलग अलग चीजें हैं. कैसे? अगर पहले वाले इट्स की बात करें, जब टी के एस के पहले एपोस्ट्रोफी एस लगा होगा तो उसका मतलब होता है इट इज. इट इज यानी कि यह है, या फिर इट हैज. इट्स गेटिंग डार्क यानी कि इट इज गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा हो रहा है. और अगर इट्स की बात करें यानी कि इट हैज बीन सो लॉन्ग सिंस वी लास्ट मीट, यानी कि हम लोगों को मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है. अब अगर हम इट्स की बात करें तो इट्स का मतलब होता है इसका, या फिर कि कोई चीज जिसकी हो उसकी. तो द कैट हर्ट इट्स पॉ यानी कि बिल्ली के पंजे में चोट लग गई. अब बिल्ली के पंजे में चोट लग गई तो उसके लिए हमने इट्स यूज किया, क्योंकि उसके या फिर इसके पंजे में चोट लग गई. द कंपनी रेज इट्स रेट्स. कंपनी ने उसके रेट्स को बढ़ा दिया. कंपनी रेज इट्स रेट्स. इसलिए इससे हमको सीखने मिला कि इट्स एंड इट्स भले ही वो बोलने में सिमिलर लगते हैं, सेम लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग अलग है. बोथ आर डिफरेंट. अब बढ़ते हैं हम लोग टिप नंबर 9 की तरफ. योर एंड योर साउंड द सेम. योर एंड योर साउंड द सेम. इन दोनों की भी मीनिंग अलग ही होते हैं. योर का मतलब होता है तुम्हारा. सेंटेंस है दिस इज योर बैग, यह तुम्हारा बैग है. और यू आर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू एंड आर, यानी यू और आर से मिलकर जो बना होता है उसे यू आर कहते हैं. तो यू आर इज इक्वल टू यू आर. सेंटेंस देखिए, यू आर वेलकम. यू आर वेलकम हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं ना, यू आर वेलकम. यू आर वेलकम. यू आर वेलकम. यू आर वेलकम. यू आर डूइंग गुड. अब हम यू आर को ध्यान से समझिए तो यू आर में क्या मिलता है हमको यहाँ पे समझिएगा. यू आर की अगर मैं बात करूं तो मैं यू आर बोलती हूँ तो मेरे को क्या निकलता है, यू प्लस आर. यू प्लस आर इज इक्वल टू यू आर. यू आर यानी कि यू आर जो है बना है यू और आर से मिलके यू आर. इसलिए योर एंड योर उनकी साउंड भले ही सेम है, उनके स्पेलिंग भी अलग है और उनकी मीनिंग तो बहुत ही ज्यादा अलग है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टिप नंबर 10 की ओर. टिप नंबर 10 सेज देयर देयर एंड देयर साउंड द सेम. इन तीनों की भी साउंड, इन दोनों की भी जो बोर्ड प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इन तीनों के मतलब भी बिल्कुल अलग है. अगर हम देयर की बात करें तो देयर एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है वहां. इस देयर की बात करें तो वो पॉजिटिव डिटरमाइनर है और इसका मतलब होता है उनका या फिर उनकी. और अगर हम इस देयर की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे और आर, जैसे कि योर जो था वो यू और आर का कॉम्बिनेशन था, वैसे दे आर जो वो दे और आर से मिलकर बना है दे आर. दे आर. सेंटेंस देखिए, फर्स्ट लुक देयर वहां देखो, तो इस देयर का मतलब होता है वहां. लुक देयर. देयर इज समबडी वहां कोई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट्स देयर हाउस यानी कि ये इस देयर का यूज हम जब करते हैं जब कोई चीज किसी की होती है, यानी कि वह उनका घर है. इट्स देयर हाउस वह उनका घर है. थर्ड एग्जाम्पल, इस अगर ए वाली देयर की बात करें तो दे
दे आर गोइंग होम, यानी कि दे आर गोइंग होम, वह घर पर जा रही हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारी टिप नंबर 10 भी कंप्लीट होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी बोनस टिप की ओर, जो कि है टिप नंबर 11। तो अब बारी आती है बोनस टिप की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और 99.9% लोग इस टिप के बारे में नहीं जानते। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं टिप नंबर 11, जो कि मोस्टली सब ऑलमोस्ट कोई भी नहीं जानता है, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ। तो चलिए, पोजीशन ऑफ एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हमने पीछे देखा था ना, पोजीशन ऑफ एपोस्ट्रोफी में आपको बताऊं, वैसे तो पता ही होगा आपको। जैसे कि हमने 8 और 8 की बात करी तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगी थी, उसी को एपोस्ट्रोफी कहते हैं। बोनस टिप ये कहता है कि या तो जैसे हमने यहाँ देखा था कि एस के पहले एपोस्ट्रोफी आई थी या फिर एस के बाद एपोस्ट्रोफी आती है, इसका डाउट हम लोग आज क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, 2 सेंटेंस लिखे हैं। द बॉयज कार, एक सेंटेंस में एस के पहले एपोस्ट्रोफी आया, जो कि लोग मानते हैं कि ये वाला सही है, जबकि दोनों ही सही है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसको गलत मानते हैं और इसको सही मानते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों ही सही है। मैं आपको बताती हूँ दोनों कैसे सही है। द बॉयज कार, ये जो बॉय है वो एक लड़के की कार, यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, इसलिए वो एस के बाद एपोस्ट्रोफी आया और इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये वाले पहले एस के पहले जो एपोस्ट्रोफी लगती है, जो साइन लगता है, यानी कि ये, इसके बारे में बता देती हूँ। इसका मतलब होता है टू शो पोजेशन, यानी कि वो इज द ओनर ऑफ समथिंग, यानी जब कोई किसी चीज का मालिक है, हकदार है, तो इसके लिए हम इसको यूज करते इसमें का, की, के वगैरह सेंटेंसेस आएंगे। यानी कि अगर मैं सेंटेंस यूज करूँ तो राम की कुर्सी, तो राम्स चेयर। देखा आपने, एस से पहले एपोस्ट्रोफी आई, राम्स चेयर। अब अगर हम इस वाले की बात करें तो प्लूरल के पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर सिंगुलर ओनर्स यूज एन एपोस्ट्रोफी प्लस एस, यानी कि जब सिंगुलर की बात हो रही हो तो आपको एस के पहले एपोस्ट्रोफी लगाना है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग लगाते हैं। एग्जांपल देखें तो मीरा डॉल, मीरा की डॉल, मीरा एक सिंगुलर लड़की है, एक ही लड़की है, उससे पहले एस से पहले एपोस्ट्रोफी एस लगा। फॉर प्लूरल ओनर्स that end in s put apostrophe in the end। अगर प्लूरल की बात हुई है और वो जो सेंटेंस है वो एस पे एंड होता है, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगानी है, ना कि एस के पहले। एग्जाम्पल देखिए, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है और इसमें एस से एंड हो रहा है सेंटेंस, तो आपको एपोस्ट्रोफी बाद में लगानी है। यहाँ पे बात की द गर्ल्स डॉल, यानी कि लड़कियों की गुड़िया। द गर्ल्स यानी कि प्लूरल है और सेंटेंस एस के बाद एंड हो रहा है, तो हमने एपोस्ट्रोफी का साइन बाद में लगाया, ना कि पहले। ये बात आपको याद रखिए, जो प्लूरल हो और जो सेंटेंस हो एस में एंड करे तो आपको एपोस्ट्रोफी बाद में लगानी है। ओके, तो लास्ट देख लेते हैं। फॉर प्लूरल ओनर्स दैट डज नॉट एंड इन एस, यानी कि जब वो एस में एंड नहीं करता तो यूज एन एपोस्ट्रोफी एस बिफोर, यानी कि जब अगर कोई प्लूरल की बात हो रही है लेकिन उसका सेंटेंस एस से एंड नहीं होता, तो आपको पहले एस लगाना है, जैसे कि आपने यहाँ पे लगाया था। इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला अगर एस से एंड नहीं होता है तो। और अगर प्लूरल की बात की गई हो तो, लेकिन अगर प्लूरल की बात की है और वो एस से एंड हो रहा है तो आपको एपोस्ट्रोफी एस बाद में लगाना है। और अगर प्लूरल की बात की गई है और वो एस से एंड नहीं होता तो आपको एस पहले लगाना है, जैसे कि आपने सिंगुलर में यूज किया था। तो इसी के साथ साथ हमारी आज की बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज की डे 6 की क्लास ओवर होती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज वीडियो को फिर से देखिएगा और आई एम श्योर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करती हूँ। एक रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ कि अगर आपने डे 1 से लेकर डे 5 तक कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लूंगी, भेज दूंगी, रख दूंगी। मैं आप वहां से जाके देख लीजिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका एक भी डे मिस हो। और एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि अभी ये डे 6 था और डे 7 में मैं पार्ट 6 स्पीच लेके आने वाली हूँ।
जिससे सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि आपको मैं जब वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। गाइस, अगर आप वीडियो में एंड तक बने हैं तो ट्रस्ट मी, इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश आपके मुंह से खुद निकलेगी, दैट्स माय गारंटी। मिलती हूँ आपसे डे 7 में, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।